इंसानों का शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पर कोई ख़ास जगह पे किसी ख़ास तरह का काम होता है, तो कोई दूसरे ख़ास जगह पे किसी दूसरे तरह का काम होता है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पार होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही जो न्यूट्रिएंट्स होता है खाने में उसे अब्जॉर्ब करता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब तो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, लेकिन उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हर एक सेल को होता है। तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने, खासकर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो उसे अब्जॉर्ब करता है, तो उसे हर सेल तक पहुंचाता कौन है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आप इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ब्लड के माध्यम से वो खाना पूरे बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचता है, और उस सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे बॉडी से बाहर निकलना होता है। लंग्स उसे फिल्टर करता है ब्लड को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर ले लेता है, जिससे कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। तो ये काम भी कौन करता है? क्योंकि ब्लड को इसके लिए मूव करने की ज़रूरत होगी, बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लड को लंग्स होते हुए पार होना होगा, तो ये काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आप इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बेसिकली 4 तरह के चीज़ों से बना हुआ है। पहले तो ये जो ब्लड है इसे पंप करने के लिए एक ऑर्गन चाहिए, जो कि होता है हार्ट। हार्ट ब्लड को पंप करता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। और ये ब्लड मूव किस में करता है? तो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर में मूव करता है, जिसे कि ब्लड वेसल्स कहा जाता है। इसमें वेन्स होता है, आर्टरीज होते हैं, और ब्लड जिसके माध्यम से सब कुछ फ्लो करता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ग्लूकोज का, हार्मोन्स का, हर तरह की चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन जिस फ्लूइड में होता है उस फ्लूइड को ब्लड कहा जाता है। और साथ ही साथ एक स्पेशल फ्लूइड की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो कि है लिम्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हार्ट से। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में हार्ट पे थोड़ा डिटेल्स में बात किया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, जल्दी जल्दी हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हार्ट का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये सीने में 2 लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। इसका जो साइज़ है, ये हम अगर मुट्ठी को बंद करें तो जिस तरह का साइज़ होगा लगभग उसी साइज़ का होता है। ये होता तो बिल्कुल बीचों बीच है सीने में, लेकिन इसका जो निचला हिस्सा है ये बाईं तरफ झुकी हुई होती है। ये देखिए, आप सामने वाले इंसान का हार्ट देख रहे हैं, तो उसके लिए ये लेफ़्ट साइड है और उसके लिए ये राइट साइड है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, जो हमारा लेफ़्ट होगा वो उसका राइट होगा, जो हमारा राइट होगा वो उसका लेफ़्ट होगा। अब देखिए, ब्लड जो है ये, इसका ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर 4 मेन चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा और ये चौथा चैम्बर होता है। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इस वेसल से आता है, जिसे कि वेना कावा कहा जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और जिसे फिल्टर होने की ज़रूरत है, जिसे लंग्स तक पहुँच के फिल्टर होने की ज़रूरत है, तो इसे वेना कावा कहा जाता है। वेना कावा बेसिकली 2 तरह का होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड को ले आता है हार्ट तक, और इन्फीरियर वेना कावा निचले वाले हिस्से से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले आता है। तो यहाँ से ब्लड आता है, ये एक वेन है, तो यहाँ से ब्लड आता है और एंटर करता है इस चैम्बर में, जिसे कि राइट एट्रियम कहा जाता है। तो ऊपर वाला जो चैम्बर है, ये चैम्बर और ये चैम्बर, ये दोनों एट्रिया है, सिंगुलर फॉर्म में एट्रियम। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इन्फ्लेट करता है, फैल जाता है, जिससे कि वेना कावा से ब्लड यहाँ तक पहुँचता है। फिर ये कंप्रेस्ड होता है, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल तक ये पहुँचता है।
कंप्रेस्ड होके इस तरह से राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। जब ये राइट एट्रियम कंप्रेस्ड होता है तो राइट वेंट्रिकल जो है ये इन्फ्लेट कर जाता है और यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ एक वाल्व है, इस जगह पे एक वाल्व है जिसे कि ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। इस वाल्व का काम यही है कि ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना चला जाए, ये हमेशा एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल तक आता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये तो एक्सपैंड कर रहा है अभी राइट वेंट्रिकल। अब फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल अब कंप्रेस करने लगता है और राइट वेंट्रिकल के साथ यहाँ पर ये जो वेसल है इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ से ब्लड इस वेसल से फिर लंग्स तक पहुँच जाता है। इस वेसल को कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से ये लंग्स तक पहुँचता है। फिर लंग्स में इसका फिल्ट्रेशन होता है और फिल्टर होने के बाद ये वापस आता है। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसे कि पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड इस राइट वेंट्रिकल तक ना आ जाए। अब जो लंग्स में पहुंचा हुआ ब्लड है ये फिल्टर्ड होता है और फिल्टर होने के बाद ये वापस आता है, इस पाथ से वापस आता है। यहाँ पर एक वेसल है जो कि एक वेइन है जिसे पल्मोनरी वेइन कहा जाता है। ये लंग्स से ब्लड ले आता है। कहाँ पर ले आता है, यहाँ पर जो एट्रियम है जिसे कि लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है। इस दौरान क्या होता है, जब यहाँ ब्लड आता है इस दौरान क्या होता है कि ये जो एट्रियम है ये इन्फ्लेट करता है, फैलता है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड पहुँचता है। फिर इसका होता है कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन होने के दौरान ये इस वेंट्रिकल तक पहुँचता है। यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये निचला वाला जो चैम्बर है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ तक ये पहुँचता है। ध्यान दें, यहाँ पर भी एक वाल्व है जिस वाल्व को कहा जाता है माइट्रल वाल्व। इसका भी उसी तरह का काम है कि एट्रियम से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचे, वेंट्रिकल से एट्रियम तक ना जाए। अब यहाँ से ये तो इन्फ्लेट कर रहा है, इस समय वेंट्रिकल जो है इन्फ्लेट कर रहा है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल तक पहुँचा। अब वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके साथ कनेक्शन है यहाँ पर इस वेसल का जिसे कि एओर्टा कहा जाता है। इस एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है। आगे एओर्टा में अलग अलग चैनल्स है जिससे कि बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुँच पाता है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी एक वाल्व है जिसे कि एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसानों के शरीर में जो मैमल्स हैं उनके शरीर में और बर्ड्स मतलब पंछियों के शरीर में जो हार्ट है उसमें 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, इन 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है ये एक वॉल, मोटा सा वॉल जिसे कि सेप्टम कहा जाता है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। इसके लिए 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स है। अब देखिए ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 4 चैम्बर वाला जो हार्ट्स है ये नॉर्मली बर्ड्स में देखा जाता है, मैमल्स में देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। अब ब्लड चूँकि मिक्स नहीं होता है, जबकि 3 चैम्बर हार्ट जो है जैसे कि मेंढक में दिखता है जो, और सांप में जिस तरह का हार्ट दिखता है वहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट होता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है। यहाँ क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट में ये मिक्सअप नहीं होता है, जिसके कारण कि पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है। अब ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ज़्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, ज़्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है ये अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, खुद हीट जनरेट कर पाता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं ये सारे एनिमल्स जो है, खासकर मैमल्स और बर्ड्स जिनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं 3 चैम्बर हार्ट भी होता है जो कि मेंढक में दिखता है, सांप में दिखता है। तो एम्फीबियंस में और बहुत सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ, उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल होता है। यहाँ एक एट्रियम होता है, यहाँ दूसरा एट्रियम है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मिक्स हो जाता है यहाँ पर।
तो इसीलिए इनका एफिशिएंसी जो है, बॉडी का एफिशिएंसी या एनर्जी क्रिएट करना जो है बॉडी में, वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है, जिसके कारण ये अपना बॉडी टेम्परेचर को उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है। और इसका जो बॉडी टेम्परेचर है ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखेंगे सांप जो है जाड़े के मौसम में नहीं दिखता है, ये बिल में जाके छिप जाता है, क्योंकि जाड़े में ये अगर बाहर निकलेगा तो इसका पूरा बॉडी जो है ये ठंडा हो जाएगा और ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 चैम्बर हार्ट है, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्सअप हो जाता है। तो ये ब्लड जो है जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, सेल तक पहुंच रहा है, उसमें उतना ऑक्सीजन नहीं होता कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी वो इवॉल्व कर सके और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अब देखिए 2 चैम्बर हार्ट भी होता है जो कि मछलियों में दिखता है। इसमें सिर्फ 2 चैम्बर होता है। यहाँ पर देखिए एट्रियम है और यहाँ पर वेंट्रिकल है। ये सीधे यहाँ से एट्रियम होते हुए आता है, वेन से एट्रियम होते हुए आता है और वेंट्रिकल से पंप्ड होके ये सीधा बाहर निकल जाता है। इसका प्रोसेस यही है कि ब्लड जो है ये हार्ट पंप करता है ब्लड को और गिल्स तक भेजता है, जहाँ पर वहाँ ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आपको मछली का गिल दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन जो है ये अब्जॉर्ब्ड हो जाता है और यहाँ से डायरेक्टली पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। ये ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। सो इस तरह से हमने क्या देखा कि 2 चैम्बर हार्ट भी होता है जो कि मछलियों में दिखता है, 3 चैम्बर हार्ट बहुत सारा रेप्टाइल और एम्फीबियंस में दिखता है, मेंढक वगैरह में, और यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट जो है जो कि बर्ड्स में दिखता है और मैमल्स में दिखता है। ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड हार्ट है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा वो जिस पाइप नुमा स्ट्रक्चर से पार होता है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर को हम वेसल कहेंगे, जिन वेसल से पार होता है उनमें होता है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरी क्या करता है, वो वेसल जो कि हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाता है, उस तरह के वेसल्स को आर्टरी कहा जाता है। और जो बॉडी के अलग अलग हिस्से से हार्ट तक ब्लड को ले आता है उसे वेन कहा जाता है। तो यहाँ पर आर्टरी जो है, आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, अलग अलग ऑर्गन तक पहुँचता है। और चूंकि हार्ट में प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के कारण इस आर्टरी से ब्लड का फ्लो होता है, इसीलिए उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए आर्टरी का जो वॉल होता है वो बड़ा ही थिक होता है, मोटा वॉल होता है। आप यहाँ पर देखें, आर्टरी का वॉल आप देखें यहाँ पर, और यहाँ वेन का वॉल देखें, आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे आर्टरी का वॉल जो है ये मोटा है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर विथस्टैंड करना पड़ता है। और वेन्स क्या करता है, ये हार्ट तक बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को ले आता है। इनका वॉल जो है इतना थिक नहीं होता, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर विथस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें वाल्व होता है जो कि आर्टरी में नहीं होता है। यहाँ पर आप देखें, आपको वाल्व दिखेगा। वाल्व क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देता है, मतलब ब्लड जो वेन में फ्लो करेगा, ये वाल्व उस डायरेक्शन में खुलेगा जिस डायरेक्शन में हार्ट सिचुएटेड है, मतलब इस डायरेक्शन में हार्ट सिचुएटेड है, और ब्लड हमेशा इसी डायरेक्शन में, हार्ट के डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, वापस पीछे की तरफ ना चले जाए, इसीलिए यहाँ पर वेन होता है। ब्लड वेसल्स, अगर आप आर्टरी को देखें तो एक और तरह का ब्लड वेसल भी है, वैसे आर्टरी और वेन ही है, उसका जस्ट नाम दिया गया, वो इतना पतला हो गया कि उसे दूसरा नाम दिया गया है। जब ये जो आर्टरी है ये जितना बॉडी के अंदरूनी हिस्से तक जाता है वो उतना आगे चल के उतना पतला होते जाता है, ब्रांचेस में टूटता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस में टूटा, फिर ये आगे ब्रांचेस में टूटता है। इस तरह से ब्रांचेस में टूटते 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 ये बहुत पतला हो जाता है। इतना पतला हो जाता है कि इसका जो वॉल है, इस वॉल का थिकनेस एक सेल का हो जाता है, सिंगल सेल थिक वॉल इसका होता है, उसे कैपिलरी नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप कैपिलरीज देख रहे हैं, बहुत पतला वेसल्स, ब्लड वेसल। अब यही कैपिलरी जो है ये अलग अलग सेल तक पहुंचता है और वहाँ से फिर ये ज्वाइन होता है और ज्वाइन होके ये वेन बनता है और ब्लड को ये वापस हार्ट तक ले जाता है। तो जो फ्लो करता है इन वेसल्स में वो होता है ब्लड, और ये ब्लड जो है ये एक ऐसा बॉडी फ्लूइड है जो कि सर्कुलरी सिस्टम के लिए
बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और वही सब कुछ सर्कुलेट कर रहा है, वही हर चीज़ को कैरी करके ले जा रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, और सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको वापस से स्पेशल ऑर्गन तक ले जाता है। तो ये काम कौन करता है मेनली? इन सब चीज़ों को डिज़ोल्व करके कैरी कौन करता है? ये करता है ब्लड। ब्लड एक तरह का फ्लूइड है। ब्लड बेसिकली दो तरह के चीज़ों से बना हुआ होता है। एक को ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि फ्लूइड काइंड ऑफ फ्लूइड जैसा है, और दूसरे को ब्लड सेल्स कहा जाता है। इस प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स, अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब इसी प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है। प्लाज्मा को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ब्लड फ्लूइड है, पूरी तरह से जो फ्लूइड है वो ब्लड फ्लूइड, जो कि प्लाज्मा का 55% होता है, और बाकी जो है उसमें डिज़ोल्व होता है, प्रोटीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्लूकोज होता है, मिनरल आयंस बहुत सारे होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये ब्लड फ्लूइड जो है ये मोस्टली पानी होता है, लगभग इसका 92% पानी होता है। अब आते हैं वापस इन ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल्स को मेनली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है: रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और प्लेटलेट्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। वाइट ब्लड सेल, जिसका कि मेन काम है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसका मेन काम जो होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। सो इसका मेन काम है ऑक्सीजन डिलीवरी, बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक ऑक्सीजन को ये डिलीवर करता है। कैसे करता है? इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन एक बायोमॉलिक्यूल है जिसमें कि आयरन होता है, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है। हर एक रेड ब्लड सेल में लगभग 27 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। अब ये तो रेड ब्लड सेल था जिसका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब आते हैं वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारा वॉरियर सेल होता है। ये हमारे बॉडी को अलग अलग इन्फेक्शस डिजीज़ से, मतलब पैथोजन से ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें दो तरह के, हम मेनली कह सकते हैं दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो माइलॉइड सेल्स, जिसे कि माइलोसाइट्स कहा जाता है, और लिम्फॉइड सेल्स, जिसे कि लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के सेल्स हैं। इसका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो लिम्फॉइड सेल्स है, टी सेल, बी सेल, इनमें कुछ मेमोरी सेल्स भी होता है। जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं तो दूसरी बार बीमार पड़ने का चांसेस हमारे लिए थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो भी पैथोजेंस अंदर गया था उसके खिलाफ लड़ते हुए जो भी मेमोरी फॉर्म होता है, वो मेमोरी टी सेल और बी सेल, या टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल उसे कंटेन करता है, जिससे कि आगे जब उस तरह का पैथोजन अंदर जाता है तो वो इमीडिएटली टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी ज़रूरी वॉरियर सेल्स होता है उनको वो क्रिएट कर पाता है। अब लास्ट जो पार्ट है ब्लड सेल्स का, जो लास्ट पार्ट है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट का मेन काम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग करना है। हम जब कहीं पर हम चोटिल हो जाते हैं और खून निकलने लगता है तो थोड़ी देर में ब्लड जो है वहाँ पर उसका थक्का जम जाता है, मतलब वो क्लॉट कर जाता है। इस क्लॉटिंग का जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट है वो है प्लेटलेट, जो कि क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो ब्लड के बारे में हम बात कर रहे थे। एक और तरह का फ्लूइड होता है जिसे कि लिम्फ कहा जाता है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। तो कैपिलरीज के वॉल्स में जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उन छेद से कुछ प्लाज्मा का कुछ अमाउंट और कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल जो है उस छेद से एस्केप कर जाता है, और इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है, उस इंटरसेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाएगा, उस स्पेस तक पहुंच जाता है। इसी फ्लूइड को लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ये प्लाज्मा जैसा ही है, लेकिन ये कलरलेस होता है, और साथ ही साथ इसमें प्लाज्मा के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रोटीन होता है। ये मेनली फैट को कैरी करता है, जो इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसे कैरी करता है। और इसका एक और काम है कि जो एक्सेस फ्लूइड होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी आप कह सकते हैं, उसमें अगर फ्लूइड का अमाउंट कभी बढ़ जाए तो उस फ्लूइड को ये लिम्फ क्या करता है, वो ब्लड में वापस भेज देता है। उन्हीं पोर्स से, जिन पोर्स से ये जो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल निकल के लिम्फ बना, उसी पोर्स से वो वापस उस फ्लूइड को ब्लड में धकेल देता है, ताकि इंटरसेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस
इसमें ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए जिससे कि सेल डेड हो सकता है। सो ये प्रेशर इसे मेंटेन करने के लिए वापस से ये भेज देता है ब्लड में। तो ये लिम्फ का जो काम है वो ये था। अब हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा, अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे बात करेंगे। तो पूरा जो प्लेलिस्ट है स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।